हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वैसे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काफ़ी डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर के कुछ बेसिक पॉइंट जो हैं हम यहाँ पर आपको बताएंगे, जो काफ़ी हेल्प करेगा हमें यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने में। अब देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने यहाँ पर डेफिनेशन इसका मेंशन किया है, कंपाउंड विच हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यह है आपका फिजिकल, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन देयर एक्शन टुवर्ड्स पीपीएल आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर? अब देखिए ये होता क्या है, ये हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसको हम बोल सकते हैं सिंपल लाइट। अब देखिए ये जो हमारा सिंपल लाइट है ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा। अब करेंगे क्या कि इस सिंपल लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास आउट करेंगे। ये है हमारा निकोल प्रिज्म। अब निकोल प्रिज्म जो होता है हमारा वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और निकोल प्रिज्म की खासियत ये होती है कि ये ऑल डायरेक्शन में मूव करने वाले लाइट को एक यूनी डायरेक्शन में चेंज कर देता है। तो जब इस ऑल डायरेक्शन में मूव करने वाले लाइट को निकोल प्रिज्म से पास आउट करेंगे तो ये सारे डायरेक्शन में मूव होने वाले लाइट एक यूनी डायरेक्शन में आ जाएंगे, और इसी यूनी डायरेक्शन वाले लाइट को हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, अब इसके बाद हमने लिया एक कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने लिया एक सैंपल। ये जो सैंपल है हमारा, ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है या कोई कंपाउंड है, और हमें पता करना है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो ये पता करने के लिए हमने इस सैंपल से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास आउट कराया। तो जब इस सैंपल से इस पीपीएल को पास आउट कराएंगे तो अगर ये हमारा रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, तो हम बोलेंगे कि हाँ, जब सैंपल से पीपीएल को हमने पास आउट कराया तो इंटरेक्शन हुआ है, तभी तो रोटेट किया है क्लॉकवाइज। और इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और इसको डी से डिनोट करते हैं या फिर प्लस साइन से। ओके, अगर इस पीपीएल को इस सैंपल से पास आउट कराया और वो जो है मूव कर गया, हमारा रोटेट कर गया एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम बोलते हैं लेवो, और एल से डिनोट करते हैं या माइनस साइन से। क्लियर? तो हम फिर बोलेंगे हाँ, हमने जब सैंपल से पीपीएल को पास आउट कराया तो यहाँ रोटेशन हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, तो इंटरेक्शन हुआ है। ओके, तो इस केस में जब हमारा ये या तो डी फॉर्म में रोटेट करे या फिर एल फॉर्म में रोटेट करे तो हम बोलेंगे कि सैंपल हमारा जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। बट अगर इस पीपीएल को हमने इस सैंपल से पास आउट कराया और यहां पर ये ना ही डी रोटेट करे ना ही एल, हम कह सकते हैं ये ना ही क्लॉकवाइज रोटेट करे या ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, उस केस में हम बोलेंगे यहां पर सैंपल से इस पीपीएल का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, और इस केस में ये हमारा कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जब सैंपल से पीपीएल को हम पास आउट कराएंगे तो वो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, उस केस में बोलेंगे हाँ, जो हमने सैंपल लिया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इससे इंटरेक्शन हुआ है। बट अगर हम जब सैंपल से इसको पास आउट कराएंगे तो यहां अगर कोई इंटरेक्शन ना हो, बिल्कुल रोटेशन ना ही क्लॉकवाइज हो ना ही एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में कहेंगे हम ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए, आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा ऑप्टिकली एक्टिव हैव टू फॉर्म। ऑप्टिकली एक्टिव के दो फॉर्म, कौन कौन से? एक तो डी और दूसरा एल, डेक्स्ट्रो एंड लेवो। तो ऑप्टिकली एक्टिव के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो और एक होता है लेवो, राइट।
तो यहां तक आपको क्लियर है। ओके, अब कुछ और बेसिक पॉइंट हम इसमें देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने अभी भी बताया आपको, ऑप्टिकली एक्टिव हैव टू फॉर्म, एक डी और दूसरा एल। ये डी और एल जो होते हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। और कैसे मिरर इमेज होते हैं? तो ये एक दूसरे के होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट है इनेंशियोमर। इनेंशियोमर, अब इनेंशियोमर के दो कंडीशन, फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो और सेकेंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो। ओके, मीन्स ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो ऑप्टिकली एक्टिव हो और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, तो उनमें क्या रिलेशन होता है? वो एक दूसरे के इनेंशियोमर होते हैं। तो अब डी और एल जो फॉर्म है, ये आपस में इनका रिलेशन क्या होगा? इनेंशियोमर का होगा, राइट। अब देखिए, एक होता है हमारा कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड, ये जो हमारा कायरल कंपाउंड होता है, ये कायरल कंपाउंड होता है ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, अब देखिए, कायरल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसके अंदर ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। अगर ये दोनों सिमेट्री नहीं होगी तो फिर उस टाइप के कंपाउंड को हम बोलेंगे कायरल कंपाउंड। और कायरल कंपाउंड कैसे होते हैं? हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, राइट। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो ऑप्टिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 दोनों शो नहीं करते। अब सीधे आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसमें दो केस पढ़ेंगे। फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, सेकंड dsp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, और यहां पर ज्योमेट्री जो होगा वो होगा हमारा स्क्वायर प्लेनर। ये जो है s आपका स्मॉल है। ओके, अब इसमें स्टार्टिंग करेंगे हम पहले टेट्राहेड्रल से। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर प्लेनर, राइट। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात करने वाले हैं और इसमें फर्स्ट केस sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केस 1। और केस 1 हमारा दिया है MABCD। ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ 4 डिफर टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C एंड नॉट इक्वल टू D। जो हमारे ये चारों लिगेंड हैं आपस में डिफर हैं ABCD। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल 4 लिगेंड आर डिफर। ओके, अब इस केस में जब हमारे सेंट्रल मेटल एटम से 4 डिफर टाइप के लिगेंड कंबाइंड होंगे तो वहां पर ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर सकते हैं ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर सकते हैं। अगर दोनों सिमेट्री नहीं होगा तो वो कहलाएगा हमारा कायरल कंपाउंड। और कायरल कंपाउंड कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां पर देखिए, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और इससे 4 डिफर टाइप के लिगेंड हैं, जैसा कि हमने यहां पर मेंशन किया है। Fe, ये हमारा CO, ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया C5H5, ये हमारा हो गया PET3, ये हो गया हमारा CH3। ओके, अब देखिए, ये हमारे चारों लिगेंड डिफर टाइप के हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना ही यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ओके, तो ये दोनों नहीं है तो हम कहेंगे ये हमारा कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अब बताइए, ऑप्टिकली एक्टिव के कितने फॉर्म? 2 फॉर्म। कौन कौन से? एक D और इसका एक मिरर इमेज L। अगर ये हमारा एग्जाम टाइम में दिया है और इसमें पूछ रहा बताइए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तो यहां पर हम बता सकते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू कितना? एक D और दूसरा इसका मिरर इमेज L। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए, इसमें की पॉइंट है, अगर हमारे चारों लिगेंड जो हैं मोनोडेंटेड वो सेम हो
3 सेम हो, एक डिफर हो, 2 सेम हो और 2 जो हैं वो 2 अलग अलग जो हैं A2 B2 दोनों सेम हो, ये 2 सेम हो, और या तो 2 सेम हो और 2 डिफर हो। इस केस में ये हमारे ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए, चारों के चारों डिफर होना चाहिए। जब चारों के चारों डिफर होगा तो उसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देख सकते, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है। लेकिन अगर चारों में से 2 सेम हो या 3 सेम हो, ओके, या चारों सेम हो, तो उस कंडीशन में हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके अंदर मिलेगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं केस 2 की, और केस 2 में हमने बायडेंटेड लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइंड किया है। और ये हमारा जो बायडेंटेड लिगेंड है ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड है। ओके, हमने एग्जांपल में मेंशन भी कर रखा है, BeGlY का ट्वाइस, Be सेंट्रल मेटल एटम है और ये हमारा जो है अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड 2 टाइम्स है। और हमें यहाँ पता करना है ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। ओके, अब देखिए ये हमारा हो गया Be2+, अब इससे ग्लाइसिनेटो 2 टाइम्स, तो ये हमारा है CH2 CO O- NH2 CH2 CO O- NH2। यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा, यहां से ये इधर से ये डोनेट करेगा और इधर से ये बन गया। अब हमें पता करना है यहां पर ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने के लिए क्या देखते हैं, इसके अंदर 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री की हम बात कर नहीं सकते क्योंकि इसमें नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। अब देखिए ये टेट्राहेड्रल का केस है, और टेट्राहेड्रल में हमने बताया है कि 2 वी होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, 2 वी होते हैं, वी 2 वी 1 और 1 2 वी, और दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर टेट्राहेड्रल का केस है, हमें देखने को मिल रहा होगा कि ये वाली जो रिंग है, ये वाली ये कुछ इस टाइप से है प्लेन में ये, और इधर से मान लो ये इधर से ये डोनेट कर रहा, इधर से ये डोनेट कर रहा, तो ये पूरी एक रिंग हो गई, ये प्लेन में हो गई। ये तरीका है देखने का। और ये जो दूसरा है, दूसरा भी यहां पर 1 और 1 डोनेट कर रहा, एक रिंग ये है और डोनर साइड 1 और 1 2 1 और 1 2 ये वी, और दूसरा आपका जो है रिंग ये है और इसमें डोनर साइड 1 और 1 2 1 और 1 2। और टेट्राहेड्रल केस में होता क्या है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो कुछ ऐसा ही तो दिखाई पड़ेगा, ये वाला जो होगा ये प्लेन में होगा, ये वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। तो होगा कैसे, हमने माना ये प्लेन में है तो ऐसे है, और ये इसके परपेंडिकुलर है तो ऐसे है। ये तरीका है देखने का। अब जब हम इसे कट करेंगे, जब ऐसे कट करेंगे तो ये दोनों जो हैं कट होंगे, तो यहां पर इनका मिरर इमेज जो होगा वो बनेगा नहीं। अगर ऐसे कट करेंगे तो इक्वल पार्ट में ये कट भी नहीं हो सकते, ना ही इनका मिरर इमेज एक दूसरे का बनेगा। तो उस केस में हम कहेंगे इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। और जब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, और ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा सेंट्रल से अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड जुड़ा होगा और टेट्राहेड्रल का केस है, टेट्राहेड्रल का केस चूंकि पढ़ रहे हैं और अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड जुड़ा है, तो उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री के 2 कंडीशन ये डिटेल में पढ़ेंगे ऑप्टिकल जब आइसोमर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, फर्स्ट यहाँ पर इक्वल बाइसेक्ट होने चाहिए, और दूसरा एक दूसरे के मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए जो बाइसेक्ट हो रहा। जैसा कि हमने यहाँ पर एक ओ लिया, हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ये इक्वल बाइसेक्ट हो गया। ओके, और ये डिवाइड होने के बाद ये एक दूसरे का मिरर इमेज भी है, तो हम कहेंगे हाँ इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे, एक दूसरे इक्वल बाइसेक्ट हो जाए और बाइसेक्ट होने वाला एक दूसरे का मिरर इमेज हो। तो बहुत आसान है ये।
तो इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। अब देखिए टेट्राहेड्रल का केस थर्ड, MAA2 हमने लिया सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब जब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लेंगे तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी तो हम कहेंगे वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, एग्जांपल BeAC का ट्वाइस, ये AC हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। आइए इसको और क्लियरिटी के साथ देखते हैं कि हो क्या रहा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आता है। अब देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे AC का। AC ये 1- होता है इस पर, इसको बोलते हैं एसिटिल एसिटेनेटो। ये हमारा लिगेंड है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, कुछ इस टाइप से होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O माइनस एंड CH3। ये है एसिटिल एसिटेनेटो, इसको हम जो है AC 1- से डिनोट करते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, इसमें निगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा, और जब रेजोनेंस होगा यहाँ पर तो ये निगेटिव सिंगल डबल यहाँ पर जो है ये कुछ इस टाइप से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C H। अब ये यहाँ डबल बॉन्ड और ये निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो ये निगेटिव, ये C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा, और अगर हम इसको बीच से कट करेंगे, क्लियर, ये H कुछ इस टाइप से लगा होगा, तो ये इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड भी हो जाएगा, और डिवाइड होने वाला पार्ट ये एक दूसरे का मिरर इमेज भी होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड है इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, कैसे, तो इस एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। ये हमारा है Be, यहाँ पर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट Be का। अब देखो यहाँ पर जो है आपका ये आएगा C डबल बॉन्ड O CH3 C H माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ आएगा CH3 CH निगेटिव C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इधर से ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा, इधर से ये करेगा, इधर से ये करेगा, और इधर से ये। ओके, अब देखिए ये चूंकि हमारे कैसे हैं, ये हमारे हैं टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल के केस में हमने आपको बताया है ये 1 और 1 तो ये 2 हो गया, ये 1 और 1 ये 2 हो गया, और दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे हो गया परपेंडिकुलर। ये देखने का तरीका है, ये एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर हो गए। ओके, ये मतलब अगर प्लेन में है तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर, कुछ इस फॉर्म में। अब इसको अगर हम कट करेंगे, अगर ऐसे कट करेंगे तो इक्वल पार्ट में कट तो हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे, अगर इसको हम ऐसे कट करेंगे, तो ऐसे जब कट करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे का कैसा होगा, मिरर इमेज होगा, क्योंकि यहां पर ये और ये कैसे हैं, सेम है। तो बोलेंगे हाँ इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। ओके, तो यहां पर क्लियर है आपका, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ओके, चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का टेट्राहेड्रल वाला केस हमने पढ़ लिया है। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का सेकेंड केस पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DsP2 होता है, राइट। अब देखिए ये याद रखेंगे आप कि जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इन जनरल ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते, हमने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। ओके, अब क्या रीजन है कि जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, तो रीजन है उनके अंदर होता है मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आपके सामने जो है आया मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप कहेंगे कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें आती है, ठीक, आपने बताया अभी, लेकिन ये बताइए कि मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। तो देखिए मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब समझेंगे स्लाइस कट। स्लाइस कट जैसे नींबू जो है बीच से काटते हैं, बोलेंगे स्लाइस कट, अनियन प्याज,
उसको हम गोल गोल काटते हैं ना बीच से, तो उसको बोलते हैं स्लाइस कट। ओके, इसको और क्लियर करते हैं। हमने ए लिया, ओके, और हमने ये पूरा देखो 3D में ये पूरा हमने एक ए लिया और हमने इसको नाइफ से ऊपर से ए को काट कर दिया। ओके, ये पूरा ए लिया हमने और इसको ऊपर से ऐसे कट कर दिया। क्लियर? जब ऊपर से कट करेंगे तो हमें 2 ए मिलेंगे, एक ये ए और ये दूसरा ए। ओके, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो हम बोलेंगे हाँ इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसी प्लेन ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे हमने रेक्टेंगल ले लिया, एक रेक्टेंगल लिया ये, ओके, और इसको हमने नाइफ से इस रेक्टेंगल को स्लाइस कट काटा, ये पूरा रेक्टेंगल एक, और इसको हमने बीच से स्लाइस कट काट दिया। स्लाइस कट काटेंगे तो हमें रेक्टेंगल जो है एक ऊपर वाला मिलेगा, ये ऐसे देख लो, ये रेक्टेंगल हमें 2 फॉर्म में मिल जाएंगे। ऐसे कट करेंगे तो ये हाफ पार्ट और ये मिलेगा इसका दूसरा हाफ पार्ट, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी होंगे। ठीक है ना? तो हम बोलेंगे हाँ इसके अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ओके, तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते। ओके, बट मैंने कुछ और भी मेंशन किया है, देखिए, बट हमारे जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर भी सकते हैं, लेकिन उसके कंडीशन है। क्लियर? कुछ जगहों पे हमारे जो हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर शो कर जाएंगे, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन है हमारा लिगेंड कंटेन्स काइरल सेंटर एंड नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। कहने का मतलब अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर जो हमारा लिगेंड है उसके अंदर काइरल सेंटर हो और साथ में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। अब पहले देख लो काइरल सेंटर, ये क्या होता है? काइरल सेंटर, जैसे हमने लिया कार्बन, इससे जोड़ दिया A, B, C, D। ओके, काइरल सेंटर का 2 कंडीशन, फर्स्ट sp का 3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो होगा sp का 3। सेकेंड कंडीशन कि जो उससे 4 ग्रुप जुड़े हैं A, B, C और D, वो चारों जो हैं डिफर होने चाहिए। तो हमने जो यहाँ ABCD लेंगे, यहाँ पर जो लिया है वो आपस में डिफर है, राइट? ओके, तो काइरल सेंटर के 2 कंडीशन, फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन और सेकेंड जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो है एटम से जो हमारे जुड़े हैं ग्रुप वो आपस में डिफर होने चाहिए। अगर डिफर हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल है तो हम बोलेंगे काइरल सेंटर। ओके, अब अगर सेंटर पे हमारा एटम कार्बन है तो हम इसको बोल सकते हैं काइरल कार्बन। तो काइरल कार्बन, अगर हमारा सेंटर जो है कार्बन है तो उसी काइरल सेंटर को काइरल कार्बन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि हमारा जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, लेकिन उसके 2 कंडीशन, फर्स्ट जो लिगेंड है उसके अंदर काइरल सेंटर होना चाहिए और सेकेंड जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। ठीक है ना? तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में प्रेजेंट मतलब ये चारों चीजें देखनी नहीं है, मेन देखनी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी, राइट? देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इन जनरल ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते। रीजन क्या था? रीजन था उनके अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। लेकिन हमने बताया अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 कंडीशन हो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 कंडीशन हो, फर्स्ट लिगेंड हैव काइरल सेंटर और सेकेंड नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, और साथ में जो कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो। तो अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर ये दोनों चीजें होंगी तो हम कहेंगे हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। वैसे तो इन जनरल नहीं करता है, लेकिन कब कर सकता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर शो?
तो फर्स्ट लिगेंड के अंदर कायरल सेंटर हो और सेकेंड नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो। चलिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन किया है और इसको हमने यहाँ पर इसका डायग्राम बना रखा है। अब देखिए ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा कि जो ये हमारा लिगेंड है इसके अंदर कायरल सेंटर है। ये हमने कैसे पता किया? तो देखो ये कार्बन sp का 3 हाइब्रिडाइज्ड, इससे जुड़ा है A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D। तो मैंने आपको बताया था sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर सेंटर है, कोई एटम है और उससे चारों डिफर्ड टाइप के ग्रुप अटैच हो तो हम उस कंडीशन में उसको बोलते थे कायरल सेंटर। तो यहाँ पर जो हमारा लिगेंड है उसके अंदर कायरल सेंटर तो है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। अब सेकेंड कंडीशन, अब देखिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात कर रहे थे तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमारे 4 टाइप्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, मैंने बताया था ना ये हमारे 4 टाइप्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री और फिर इसके बाद 2 और बताया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक और बताया था अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर, इसके अंदर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर इधर से कट करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स CH3 और 2 टाइम्स H ऊपर नीचे, तो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड नहीं होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के 2 कंडीशन, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए और डिवाइड होने वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हो। तो यहाँ पर इधर से तो नहीं होगा और इधर से कट करेंगे तो इधर से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो फिर हम कहेंगे ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसके अंदर लिगेंड जो है कायरल सेंटर रखता है और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है। और उस केस में हमने बताया है ये क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। होगा कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव। अब बताइए ऑप्टिकली एक्टिव के कितने फॉर्म? 2 फॉर्म, एक D और दूसरा इसका मिरर इमेज L। वही हमने की पॉइंट में मेंशन किया है। ओके, अगर सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके 2 फॉर्म, एक D और दूसरा उसका मिरर इमेज बनेगा L। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और उसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बोथ पढ़ेंगे एक साथ। अब तक क्या क्या पढ़ा है हमने? तो अब तक हमने स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस पढ़ा है और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है ऑप्टिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट जब करेंगे इसके आगे तो हमें यह पढ़ना होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर बोथ इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, राइट? तो आज के लिए बस इतना ही।